नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंडर आपके फर्स्ट पेपर की एक अच्छी खासी तरीके से तैयारी करवाने के लिए मैं जो है राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण और चुनिंदा सवालों को जो है आपको रात को 8 बजे डेली पढ़ाता हूं। ठीक है, और आप अगर इस सीरीज को डेली ज्वाइन करते हैं, इस टेस्ट सीरीज को अगर आप ज्वाइन करते हैं डेली, तो मैं डेफिनेटली आपको कह सकता हूं कि आपके एग्जाम में जो है इनमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि प्रत्येक एक टॉपिक के ऊपर मैं 3 से 4 क्वेश्चन आपको जो है पूरा डीपली तरीके से जो है आपके सामने डिस्कस करता हूं, जिससे आपको पूरा कॉन्फिडेंस रहे और आपको भी पता रहे कि भाई हमारा जो है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन यहाँ से एक भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना। तो सेकंड पेपर की तैयारी तो कर ही रहे हैं, लेकिन फर्स्ट पेपर की तैयारी भी आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से करें, ताकि अपनी एक आप सीट जो है वहां पर रिजर्व समय पर कर सकें। ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं आज की इस वीडियो को। उससे पहले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमेशा की तरह कि आप जब भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए बैठते हैं तो पहले अपने पास एक पेन और नोटबुक जो है लेके बैठे, क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चंस बता रहा हूं तो उनके फटाफट आंसर भी आप साथ साथ में लिखते रहें। फिर देखो, इस वीडियो को वापस जब मैं रिपीट करता हूं तो वहां पर आपको बताने हैं इनके आंसर। मैं इनके आंसर जो है मिसिंग कर दूंगा आपके सामने से, और आपको जो है इनके आंसर सही से बताने हैं मुझे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज की इस सीरीज का पहला प्रश्न है, सॉरी 61वां प्रश्न है। इससे पहले के 60 प्रश्न हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, 61 वाला क्वेश्चन आज से शुरू कर रहे हैं। तो 61 वाला क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति का प्रशस्तिकार कौन था? कुंभलगढ़ प्रशस्ति का प्रशस्तिकार कौन था? इस प्रश्न का उत्तर होगा कवि महेश। क्वेश्चन संख्या 62 है, किस प्रशस्ति में बापा रावल को विप्रवंशीय ब्राह्मण बताया गया है? किस प्रशस्ति में बापा रावल को विप्रवंशीय ब्राह्मण बताया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कुंभलगढ़ प्रशस्ति में बापा रावल को विप्रवंशीय ब्राह्मण बताया गया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 63 की ओर। 63वां प्रश्न है, राय सिंह प्रशस्ति का प्रशस्तिकार कौन था? राय सिंह प्रशस्ति का प्रशस्तिकार कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा जैन मुनि जेता जो है वो राय सिंह प्रशस्ति का प्रशस्तिकार माना जाता है। आगे 64वां प्रश्न है, राव बीका से लेकर राव राय सिंह तक के बीकानेर शासकों की उपलब्धियों का वर्णन किस प्रशस्ति में मिलता है? राव बीका से लेकर राव राय सिंह तक के बीकानेर शासकों की उपलब्धियों का वर्णन किस प्रशस्ति में देखने को मिलता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा राय सिंह प्रशस्ति में। किस प्रशस्ति में? राय सिंह प्रशस्ति में। राय सिंह प्रशस्ति का प्रशस्तिकार कौन था? जैन मुनि जेता। एक एक प्रश्न को पूरा ध्यान से समझते रहें। आगे 65वां प्रश्न है, बीकानेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? बीकानेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में इससे पहले। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा राव राय सिंह के अपने मंत्री करमचंद द्वारा। कई बुक्स के अंदर आपको करणचंद भी देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो ऑथेंटिक जो गाइड है वहां पर करमचंद दे रखा है। आप दोनों को पॉइंट को याद रखें, करणचंद भी हो सकता है, करमचंद भी हो सकता है। तो बीकानेर दुर्ग का निर्माण किसने के द्वारा करवाए गए हैं? करमचंद के द्वारा। ये करमचंद कौन था? राव राय सिंह के मंत्री था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 66 की ओर। 66वां प्रश्न है, किस दुर्ग को लाल पत्थरों से निर्मित होने के कारण लालगढ़ भी कहा गया है? किस दुर्ग को लाल पत्थरों से निर्मित होने के कारण लालगढ़ भी कहा गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके बीकानेर दुर्ग। बीकानेर दुर्ग जो है वो लाल पत्थरों से निर्मित है, इसलिए उसको लालगढ़ भी कहा जाता है। अब इसी से रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन है, 63वां प्रश्न है आपका, किस दुर्ग का नाम जूनागढ़ है? किस दुर्ग का दूसरा नाम जूनागढ़ है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बीकानेर दुर्ग। बीकानेर दुर्ग का दूसरा नाम जूनागढ़ माना जाता है। ठीक है, तो यहां पर बीकानेर दुर्ग से संबंधित आपको मैंने 2 क्वेश्चंस याद करवाए हैं। बीकानेर दुर्ग क्या है? रेड कलर के जो स्टोन होते हैं, यानी लाल कलर के जो पत्थर हैं, उनसे निर्मित है, बना हुआ है, इसलिए इसको लालगढ़ कहते हैं। और इसी बीकानेर दुर्ग का दूसरा नाम है वो है जूनागढ़। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है ना, किस दुर्ग को जूनागढ़ के नाम से भी जाना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपके बीकानेर दुर्ग को। आगे प्रश्न संख्या 68 है आपका, किस लेख में कछवाहा वंश को रघुवंश तिलक कहकर पुकारा गया है? ठीक है ना, रघु तिलक, रघुवंश तिलक, ये दोनों सेम वर्ड है, ध्यान रखिएगा। तो किस लेख में कछवाहा वंश को रघुवंश तिलक कहा गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके आमेर का लेख। ठीक है ना, आमेर के लेख में कछवाहा वंश को रघुवंश तिलक कहा गया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 69 की ओर। 69वां प्रश्न है आपका, जगन्नाथ राय प्रशस्ति का प्रशस्तिकार कौन था? जगन्नाथ राय प्रशस्ति का प्रशस्तिकार कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कृष्ण भट्ट। जगन्नाथ राय प्रशस्ति का जो प्रशस्तिकार है वो है कृष्ण भट्ट।
आगे प्रश्न संख्या 70 है, हल्दीघाटी युद्ध का वर्णन किस प्रशस्ति में देखने को मिलता है? हल्दीघाटी युद्ध का वर्णन किस प्रशस्ति में देखने को मिलता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा जगन्नाथ राय प्रशस्ति में। जगन्नाथ राय प्रशस्ति के अंतर्गत हमें हल्दीघाटी युद्ध का वर्णन जो है देखने को मिलता है। ध्यान रखें, हल्दीघाटी का युद्ध जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसकी दृष्टि से देखा जाए तो प्रश्न आ सकता है, इसलिए इस प्रश्न को देख लीजिएगा। और यहाँ पर वीडियो को जल्दी से लाइक भी कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 71 की ओर। 71वां प्रश्न आपके सामने आ रखा है, देश, नगर व गांव आदि की सीमाओं पर जो चुंगी लगती थी उसे क्या कहा जाता था? देश, नगर व गांव की सीमाओं पर जो चुंगी लगाई जाती थी, ठीक है ना, जो चुंगी लगती थी उसे क्या कहा जाता था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा देशहण। क्या कहते हैं उसको? देशहण के नाम से उसको जाना जाता है। आगे 72वां प्रश्न है आपका, राजसिंह प्रशस्ति का प्रशस्तिकार कौन था? राजसिंह प्रशस्ति का प्रशस्तिकार कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा रणछोड़ भट्ट तैलंग। ठीक है ना, राज सिंह, ये राज सिंह नहीं है, ध्यान रखिए, राज सिंह का वो अलग था, ऊपर चला गया। राज सिंह प्रशस्ति का प्रशस्तिकार कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा रणछोड़ भट्ट तैलंग जो है वो राज सिंह प्रशस्ति का प्रशस्तिकार माना जाता है। आगे 73वां प्रश्न है, राजसमंद झील की 9 चौकीपाल पर कौन सी प्रशस्ति उत्कीर्ण कर गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजसमंद झील की 9 चौकीपाल पर कौन सी प्रशस्ति उत्कीर्ण है? राजसमंद झील की 9 चौकीपाल पर कौन सी प्रशस्ति उत्कीर्ण है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा राजसिंह प्रशस्ति उत्कीर्ण है। राजसमंद झील की 9 चौकीपाल पर कौन सी प्रशस्ति उत्कीर्ण है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया आपके राजसिंह प्रशस्ति। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 74 की ओर। 74वां प्रश्न है, महाराणा अमर सिंह द्वारा की गई मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन किस प्रशस्ति में मिलता है? महाराणा अमर सिंह द्वारा की गई मुगल संधि का वर्णन किस प्रशस्ति में देखने को मिलता है? तो महाराणा अमर सिंह द्वारा की गई मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन राजसिंह प्रशस्ति में देखने को मिलता है। राजसिंह प्रशस्ति के अंदर देखने को मिलता है। और ये राजसिंह जो प्रशस्ति है वो राजसमंद झील की 9 चौकीपाल है, वहां पर आपके पाल के जो है, वहां पर पाल पर जो है ये प्रशस्ति जो है उत्कीर्ण करवाई गई है। आगे बढ़ते हैं 75वें प्रश्न की ओर। 75वां प्रश्न है, पार्वती मंदिर का उल्लेख किस अभिलेख में देखने को मिलता है? पार्वती मंदिर का उल्लेख किस अभिलेख में देखने को मिलता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बुचकला अभिलेख में। बुचकला अभिलेख में पार्वती मंदिर का उल्लेख जो है देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 76 की ओर। परमाणु की उत्पत्ति का उल्लेख किस लेख में देखने को मिलता है? परमाणु की उत्पत्ति का उल्लेख किस लेख में देखने को मिलता है? तो परमाणु की उत्पत्ति का उल्लेख किराड़ू लेख में देखने को मिलता है। आगे 77वां प्रश्न है, रेड जो कि टोंक में आया हुआ है, तो देखो रेड की खुदाई में मिले चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? रेड की खुदाई में मिले चांदी के सिक्के, याद रखिए चांदी के सिक्के जो रेड की खुदाई में मिले हैं, तो उन सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा धरण या पण। क्या कहा जाता था? धरण या पण। आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 78 की ओर। 78वां प्रश्न है, रेड या टोंक की खुदाई में मिली तांबे की मुद्राएं क्या कहलाती थी? चांदी की जो मुद्राएं या चांदी के जो सिक्के थे उसको हम धरण या पण कहते थे, लेकिन रेड की खुदाई में मिले तांबे की जो मुद्राएं या सिक्के थे उनको क्या कहते थे हम? गण मुद्राएं। गण मुद्राएं जो है वो आपके तांबे की मुद्राएं हैं जो रेड की खुदाई में मिली थी, और धरण या पण जो है चांदी के सिक्के माने जाते हैं जो रेड की खुदाई से मिले हैं। प्रश्न संख्या 79 है आपका, कुषाण कालीन सिक्कों को क्या कहा गया है? कुषाण कालीन सिक्कों को क्या कहा गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मुरंडा। कुषाण कालीन सिक्कों को क्या कहा गया? ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। कुषाण कालीन सिक्कों को क्या कहा गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मुरंडा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 80 की ओर। 80वां प्रश्न है, ग्राम साइला से मिले समुद्रगुप्त के सिक्के किस शैली के हैं? ग्राम साइला से मिले समुद्रगुप्त के सिक्के जो है वो ध्वज शैली के हैं। आगे प्रश्न संख्या 81 आ रहा है आपके सामने। 81वां प्रश्न है, धनुर्धर शैली के सिक्के किस काल में मिले हैं? धनुर्धर शैली के सिक्के किस काल में मिले हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विक्रमादित्य के काल में धनुर्धर शैली के सिक्के मिले हैं। आगे प्रश्न संख्या 82 है 82वां, आदि वराह द्रम। आदि वराह द्रम के प्रचलन का श्रेय किसे जाता है? तो आदि वराह द्रम किसके द्वारा चलाए गए या प्रचलन का श्रेय किसे जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मिहिर भोज व विनायक पाल देव को।
मिहिर बोज व विनायक पाल देव के द्वारा जो है आदि वराह ड्रम का प्रचलन किया गया था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 83 की ओर। 83 है आपका 83वां प्रश्न है, द्रम, विंशोपक, रूपक और दिनार आदि सिक्के जो है वो किस वंश के हैं? द्रम, विंशोपक, रूपक और दिनार आदि सिक्के किस वंश के माने जाते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा चौहान वंश के। द्रम, विंशोपक, रूपक और दिनार जो है वो आपके चौहान वंश के सिक्के माने जाते हैं। और आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 84 की ओर। 84वां प्रश्न है, इंडो सासानी सिक्कों को भारत में किस नाम से जाना गया है? इंडो सासानी सिक्कों को भारत में किस नाम से जाना गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा गद्दिया सिक्के के नाम से जाना गया है। इंडो सासानी सिक्के जो है उनको भारत में गद्दिया के नाम से जाना गया है, क्योंकि इनके सिक्कों के ऊपर जो वृषभ का जो चिन्ह था वो गधे के मुंह की तरह दिखाई देता था, ठीक है ना। ये पतले थे आहत की तरह, तो इसलिए जो है वो गधे के मुंह की तरह था, इसलिए उनको गद्दिया सिक्के के नाम से जाना गया था। मेवाड़ में तांबे के सिक्के क्या कहलाते थे? तो मेवाड़ में तांबे के सिक्के करसारपण कहलाते थे। मेवाड़ के अंदर जो तांबे के सिक्के हैं उसको क्या नाम से जाना जाता था? करसारपण के नाम से जाना जाता था। प्रश्न संख्या 86वां है, मेवाड़ में चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? मेवाड़ में चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा द्रम या रूपक। मेवाड़ में तांबे के सिक्के करसारपण और चांदी के सिक्के द्रम या रूपक कहलाते थे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 87 की ओर। 87वां प्रश्न है, हुणों द्वारा प्रचलित चांदी और तांबे के सिक्के क्या कहलाए थे? हुणों द्वारा प्रचलित चांदी और तांबे के सिक्के क्या कहलाए थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा गद्दिया मुद्रा। क्या कहलाई? गद्दिया मुद्रा कहलाई थी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 88 की ओर। 88वां प्रश्न है, मोहम्मद शाह के समय में मेवाड़ में कौन से सिक्के प्रचलित थे? मोहम्मद शाह के समय में मेवाड़ में कौन से सिक्के प्रचलित थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा उदयपुरी, भिलाड़ी, चित्तौड़ी एवं एलची रुपया। मोहम्मद शाह के समय से मेवाड़ में कौन से सिक्के प्रचलित थे? उदयपुरी, भिलाड़ी, चित्तौड़ी और एलची रुपया जो है आपके मोहम्मद शाह के समय में मेवाड़ में जो ये सिक्के हैं वो प्रचलित थे, उदयपुरी, भिलाड़ी, चित्तौड़ी और एलची रुपया। आगे प्रश्न संख्या 89 है, मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के किस नाम से जाने जाते थे? मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के किस नाम से जाने जाते थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ढींगड़ा, बिलाड़ी, त्रिशूलिया, भिडरिया और नाथ द्वारिया। ठीक है, मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के किस नाम से जाने जाते थे? ढींगड़ा, भिलाड़ी, त्रिशूलिया, भिंडरिया और नाथ द्वारिया। और आज का लास्ट 90वां प्रश्न है आपका, स्लूम्बर की तांबे की मुद्रा को क्या कहते थे? स्लूम्बर की तांबे की मुद्रा क्या कहलाती थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा पद्मशाही। स्लूम्बर की तांबे की जो मुद्रा है उसको पद्मशाही के नाम से जाना जाता था। तो साथियों, ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस। अब आपके सामने जो है इन्हीं क्वेश्चंस को वापस रिपीट कर रहा हूं और उन क्वेश्चंस के आंसर इस बार आपको देने हैं। देखते हैं इस बार कौन जो है सबसे ज्यादा और सबसे पहले इनके आंसर दे पाता है। आप इनके आंसर अपने पास लिख कर भी रख सकते हैं, उसकी इमेज भी भेज सकते हैं। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी अपना आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि आपको भी पता रहे, हमें भी पता रहे कि आपने आंसर दिया है। उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़े लेटेस्ट अपडेट को प्राप्त करने के लिए। और इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहां से आप जरूर ज्वाइन करें, या आप टेलीग्राम में जाके ज्वाइन कर सकते हैं एनवीर एजुकेशन चैनल लिखकर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अभी अपनी इस रिपीटेशन सीरीज को। साथियों, आप सभी तैयार हो चुके होंगे। अब आपके सामने जो है प्रश्न को वापस रिपीट कर रहा हूं, जिसमें से जिन प्रश्नों के आंसर नहीं है यहाँ पर लिखे उनके आंसर आपको बताने हैं। तो पहला प्रश्न, कुंभलगढ़ प्रशस्ति का प्रशस्तिकार कौन था? कवि महेश हमने पढ़ लिया है। किस प्रशस्ति में बापा रावल को विप्रवंशीय ब्राह्मण बताया गया है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। चलिए प्रश्न संख्या 63वां है, राय सिंह प्रशस्ति का प्रशस्तिकार कौन था? प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय रहेगा। चलिए, तो यहां पर आपके इस प्रश्न के लिए जो समय था वो समाप्त हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, राव बीका से लेकर राव राजसिंह तक के बीकानेर शासकों की उपलब्धियों का वर्णन किस प्रशस्ति में मिलता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा राजसिंह प्रशस्ति में। बीकानेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राव रायसिंह ने अपने मंत्री करमचंद द्वारा जो है करवाया था। और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई दफा पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे प्रश्न संख्या है 66, किस दुर्ग को लाल पत्थरों से निर्मित होने के कारण लालगढ़ भी कहा गया था? इस प्रश्न का जल्दी से उत्तर बताएं सभी कमेंट बॉक्स में।
चलिए, तो इस क्वेश्चन के लिए भी समय जो आपके पास था वो समाप्त हो चुका है। आगे वाला प्रश्न है, किस दुर्ग का नाम जो है जूनागढ़ है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बीकानेर दुर्ग। आगे प्रश्न संख्या 68 है, किस लेख में कच्छावा वंश को रघुवंश तिलक कहा गया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आमेर का लेख। और प्रश्न संख्या 69 है आपका, जगन्नाथ राय प्रशस्ति का प्रशस्तिकार कौन था? कृष्ण भट्ट। चलिए, आगे वाला प्रश्न है जिसका आंसर आपको बताना है, हल्दीघाटी युद्ध का वर्णन किस प्रशस्ति में मिलता है? हल्दीघाटी युद्ध का वर्णन किस प्रशस्ति में मिलता है? जो साथी जस्ट अभी इस वीडियो को क्लिक करके हमारे साथ जुड़े तो उनको बता देता हूं कि पहले वीडियो को कंप्लीट शुरू से देखें। इन प्रश्नों के पहले आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। अब वापस आपके लिए जो है ट्राई करने के लिए क्वेश्चंस आपके सामने लाए जा रहे हैं जिनको आंसर आपको बताना है। आगे प्रश्न संख्या 71 है, देश, नगर व गांव आदि की सीमाओं पर जो चुंगी लगाई जाती थी उसे क्या कहा जाता था? देश, नगर व गांव की सीमाओं पर जो चुंगी लगती थी उसे क्या कहा जाता था? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 72 है, राजसिंह प्रशस्ति का प्रशस्तिकार कौन था? रणछोड़ भट्ट तैलंग। आगे 73वां प्रश्न है, राजसमंद झील की 9 चौकीपाल पर कौन सी प्रशस्ति उत्कीर्ण है? राजसमंद झील की 9 चौकीपाल पर कौन सी प्रशस्ति उत्कीर्ण है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके, महाराणा अमर सिंह द्वारा की गई मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन किस प्रशस्ति में मिलता है? तो प्रश्न देखिए आपके, इसका उत्तर है राजसिंह प्रशस्ति में। आगे 75वां प्रश्न है आपके, पार्वती मंदिर का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? पार्वती मंदिर का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, परमाणु की उत्पत्ति का उल्लेख किस लेख में मिलता है? तो परमाणु की उत्पत्ति का उल्लेख किराडू लेख में मिलता है। आगे है, रेड या टोंक की खुदाई में मिले चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? धर्ण या पर्ण। रेड या टोंक की खुदाई में मिले तांबे की मुद्राएं क्या कहलाती थी? गण मुद्राएं। आगे 79वां प्रश्न है, कुषाणकालीन सिक्कों को क्या कहा गया है? कुषाणकालीन सिक्कों को क्या कहा गया है? आगे 80वां प्रश्न है, ग्राम साइला से मिले समुद्रगुप्त के सिक्के किस शैली के हैं? ध्वज शैली के। 81 प्रश्न है आपके, धनुर्धर शैली के सिक्के किसके काल में मिले हैं? विक्रमादित्य के काल में। प्रश्न संख्या 82 है आपका, आदि वराह द्रम के प्रचलन का श्रेय किसे जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मिहिर भोज व विनायक पाल का। आगे वाला प्रश्न आपके लिए है, द्रम, विंशोपक, रूपक, दिनार आदि सिक्के किस वंश के हैं? द्रम, रूपक, विंशोपक और दिनार आदि सिक्के किस वंश के हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से सभी कमेंट बॉक्स में बता दें। आप चाहें तो इन प्रश्नों के उत्तर अपने पास लिखकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी शेयर कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। आगे नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ रहा है जिसका उत्तर आपको नेक्स्ट प्रश्न है, इंडो सासानी सिक्कों को भारत में किस नाम से जाना गया था? गद्य सिक्के के नाम से। 85 है, मेवाड़ में तांबे के सिक्के क्या कहलाते थे? करसारपण कहलाते थे। प्रश्न संख्या 86 है, मेवाड़ में चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे भाई? द्रम या रूपक कहलाते थे। प्रश्न संख्या 87 है आपके सामने, हुनों द्वारा प्रचलित चांदी और तांबे के सिक्कों को क्या कहते थे? तो इसका आंसर सभी जल्दी से बताएं। आगे प्रश्न संख्या 88 है, मोहम्मद शाह के समय में मेवाड़ में कौन से सिक्के प्रचलित थे? उदयपुरी, भिलाड़ी, चितौड़ी एवं एलची रुपया। आगे प्रश्न संख्या 89 है, मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के किस नाम से जाने जाते थे? तो डींगली, बिलाड़ी, त्रिशूलिया, बिडरिया और नाथद्वारिया। और लास्ट प्रश्न आपके लिए है, सलुम्बर में तांबे की मुद्रा को क्या कहते हैं? सलुम्बर में तांबे की मुद्रा को क्या कहते थे? तो साथियों, आज का वीडियो आप सभी को आशा करता हूं कि आज का वीडियो जो है आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज इसको एक अपनी तरफ से शेयर जरूर करें। अगर आप अपनी ईमानदारी से यहाँ पर जुड़ रहे हैं और अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए एनवीर एजुकेशन यूट्यूब चैनल कुछ ना कुछ अच्छी मेहनत कर रहा है, तो प्लीज अपनी तरफ से एक आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आप चाहें तो किसी भी ग्रुप में, अपने स्टेटस पे या कहीं पर भी आप शेयर करें, लेकिन शेयर जरूर करें क्योंकि ये एजुकेशनल कंटेंट होता है। आप कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं, इसका कोई भी आपको जो है मलाल नहीं होगा, अपने अंदर कोई दुख नहीं होगा। अगर आप शेयर करते तो किसी ना किसी की तो हेल्प होगी ही, ठीक है। और
जरूर शेयर कीजिएगा भाई साथियों, और वीडियो के ऊपर लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिएगा। इसी के साथ मैं संपत लीलड़ आप सभी से अलविदा लेता हूं। मिलते हैं एक और नई राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज की वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।